आप लोगों ने समझाया, उनसे बातचीत वगैरह हुई आपकी कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई इख्तिलाफात थे, कोई बातचीत हुई, आपने कहा कि वापस आना चाहिए आप लोगों को? तो मैंने उनको क्लियरली कहा था कि आई डोंट बिलीव इन दिस, कि हम ये कोई जगह छोड़ें या स्पेस छोड़ें अपनी। आईएमएफ का बजट तो एक तो ये जाहिर है कि ये इन्होंने घुटने टेक दिए हैं बिल्कुल आईएमएफ के सामने। यही चीजें आप लोग करने का वादा आईएमएफ से कर आए थे, ऐसा ये लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं। जो उनके सामने लेट जाता है, अपने आप को सबलेम और सबमिट कर देता है, ये उसके ऊपर और नाचते कूदते हैं, उसकी लाश नाचते कूदते हैं। खान साहब अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं इदारे न्यूट्रल लोग हैं। एक अच्छे ट्रैक तैयारी थी, उसको डी ट्रैक कर दिया, मुल्क को भी, रियासत को भी, खजाने को भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप लोग यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुआहिदा हो गया था इलेक्शन करवाने का। फवाद चौधरी से पूछा जाए कि आपने इस सियासत को इतना रिजिड बना के और इतना पोलराइज क्यों किया, इसको चलने दें, इससे थोड़ी सी गलती हो जाती है तो वो उसके गले में पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों ने इक़्तिदार में आने के बाद बहुत से वादे और दावे किए और उन पर यू टर्न भी जनाब खूब लिए हैं। आज एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि उनके सामने पहले रियासत है फिर सियासत है, और अगर रियासत बचती है तो सियासत भी बच जाएगी। वजीर आजम की इस बात से तो उनके मुखालफीन भी इत्तेफाक करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसने उनकी पहली बात का जैसे वजन ही खत्म कर दिया। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। अच्छा जनाब, शराइत तय हो गई हैं। मुश्किल फैसलों से गरीब आवाम को मुश्किल में डालने के बावजूद वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल अब भी आवाम को झूठे आसरे दे रहे हैं कि अगर आलमी सतह पर तेल सस्ता हुआ तो पाकिस्तान में जो कर सकते होंगे वो जरूर करेंगे। ये नहीं कहा कि जनाब पेट्रोल कम किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा देखते हैं जो हो सका वो कर लेंगे। जनाब मासूमियत है ये, जो हो सका वो कर लेंगे। वजीर खजाना साहब, अब तक जो आपने मुल्क और अवाम के साथ किया है उसमें मजीद और कुछ करने की गुंजाइश बचती कहां है? और अवाम के भले के लिए मेरा तो मशवरा है आप ये सोचना ही छोड़ दें कि अवाम का भला किया है, क्योंकि जब जब आपने अवाम का कुछ सोचा है अवाम को भारी ही पड़ा है। और आईएमएफ से जो वादा आप कर्ज लेने के लिए कर चुके हैं उसकी तबाही तो अवाम को आने वाले वक्त में नजर आ ही जाएगी। शहबाज शरीफ जब से हुकूमत में आए हैं, महंगाई में इजाफा, डॉलर की कीमत में इजाफा, पेट्रोल के रेट में इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा, खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा, ज़र मुबादला के ज़खायर कम से कम होने जा रहे हैं, मुल्की कर्जों में इजाफा करते हुए शहबाज शरीफ ने लगे हाथों अपनी काबीना भी चुपके से बढ़ा दी है। साबिक हुकूमत को लंबी चौड़ी काबीना का ताना देने वालों ने फिर अपनी बात से यू टर्न ले लिया है और उनकी अपनी काबीना की तादाद आज 55 तक पहुंच चुकी है। के रहनुमा फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान मामला तय पा गए थे, लेकिन बाद में नून लीग मुकर गई थी। जनाब उनका कहना यह था कि जब लॉन्ग मार्च करने हम निकले थे ना, तो लॉन्ग मार्च करने से पहले तमाम मामला तय हो गए थे। नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाकायदा राब्ता किया और राब्ता करने के बाद कहा कि आप पार्लियामेंट के अंदर वापस आ जाएं, हम इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं। लेकिन जब दोबारा बातचीत करने लगे तो उसके बाद किसी ने मना कर दिया। किसने मना किया ये वो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन कहा क्या ये सुन लीजिए। चलें, रातों रात बदल गए, इसी का जवाब लेंगे जनाब फैयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद फहमीदा मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद होंगी और निसार खुड़ो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। फैयाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आप लोगों का मुआहदा हो गया था, आपने बताया नहीं कि सब चीज़ें हो गई थी, आप पार्लियामेंट में वापस जा रहे थे, फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये फवाद चौधरी साहब ने अपनी राय रखी है और उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर इस किस्म की निगोसिएशन के जो किसी फाइनल रिजल्ट तक ना पहुंचे, कोई रिटर्न हालत में ना आए, फाइनलाइज ना हो, उससे पहले 100 दफ़ा चीज़ें आपस में डिस्कशंस होती रहती हैं। तो कोई ऐसी डिस्कशन हुई होगी, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, एप्रोप्रिएट था, ऑप्टिमल था, एग्जैक्ट था और करेक्ट था कि हमने इनके साथ किसी किस्म की कोई बार्गेनिंग नहीं करनी। और यही वजह है कि जब हमने इस किस्म का कोई उनसे लेन देन नहीं किया तो अगले 1 महीने के अंदर
अल्लाह पाक का जो सो मोटो एक्शन अल्लाह पाक ने लिया हुआ उसके तहत ही पिछले 1 महीने में बेनकाब हो गए। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों में जहर घोल दिया। इन्होंने जनाब को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे और फिर बिजली के 47% इजाफा, गैस का 45% इजाफा, महंगाई की जनाब और मिस मैनेजमेंट का तूफान बदतमीजी, नाअहली और नकम्मापन का तूफान बदतमीजी पिछले 1 महीने, अब ये फिर सारे का सारा डिफ्यूज हो जाना था। अच्छा। तो मैं समझता हूँ आपका बिल्कुल ठीक फैसला था कि हमने इनके साथ किसी किस्म की कोई बार्गेन, कोई इनसे लेन देन, कोई इनसे गिव एंड टेक हमने नहीं करना और आगे भी नहीं करना। और इंशाल्लाह अगले 1.5 महीनों में बिल्कुल इनकी सियासत का, इनकी माशरत का धर्म तख्ता हो जाएगा, बिल्कुल कंगले हो जाएंगे सियासी। ठीक है फैयाज भाई, लेकिन आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता आप लोग काफी ज्यादा खुशकिस्मत साबित हुए हैं? यही चीजें आप लोग करने का वादा IMF से कर आए थे, ऐसा ये लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं। ये खंदक आपने खोदी थी, लेकिन आप लोग खुशकिस्मत ऐसे हैं कि आप बाहर निकल आए, ये गिर गए। नहीं, हमने खंदक खोदी होती तो जनवरी के महीने में 4-5 महीनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत स्टैटिक रखते, जामद रखते। ये खंदक खोदी होती है, हमने जैसे किया था। ये जनाबे वाला बात ये नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि आलमी ताकतों का और आलमी अदारों का एक स्टाइल है। थर्ड वर्ल्ड में तरक्की पजीर या बैकवर्ड ममालिक जो हैं, जो उनके सामने लेट जाता है, अपने आप को सबलिम और सबमिट कर देता है, या उसके ऊपर और नाचते कूदते हैं, उसकी लाश नाचते कूदते हैं। लेकिन जो इनके सामने खड़ा हो जाता है गैरत और खुद, किसी लॉजिक के साथ, किसी एथिक और साथ, किसी दलील के साथ, तो ये अदारे और आलमी ताकतें फिर उसके साथ बार्गेन करती हैं, फिर उसके साथ बराबरी की सतह पे नेगोशिएट करती हैं। अब ये तो इन्होंने तो हुकूमत पे आने से पहले मान लिया कि हम भिखारी हैं, हम गुलाम हैं, हमारा कोई स्टेटस नहीं है, हमारे कोई राइट्स नहीं है। क्या जरूरत ये तो मान गए, एब्सोल्युटली नॉट कहने की। उन्होंने फिर खूब रगड़ा दिया वो इनको। हमने ये स्टेटस नहीं माना था, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जनाब इनके साथ माहिदा जो हुआ था, हम अपनी इकोनॉमी को, मुल्क को, रियासत को और आवाम को प्रायोरिटी देते हुए सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर एक चीज ये भी तो है ना, फवाद चौधरी साहब का कल का जो मैं बयान देख रहा था, आप लोग ये बात करते हैं अमरीकी साजिश की है। अच्छा, इस पर सबसे आला सतही इजलास जो इस मुल्क में बुलाया जा सकता है कौमी सलामती का, वो बुलाया गया, उस पर बातचीत की गई, उसका एलामिया जारी किया गया। खान साहब अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं इदारे न्यूट्रल लोग हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने ये बात बोली कि जनाब इदारे न्यूट्रल नहीं होते, या तो हमारी साइड पर होते हैं या उनकी साइड पर होते हैं। फिर उन्होंने इस बात की तशरीह की कि पहले हमारी साइड पे थे, अब उनकी साइड पर हो गए। यार ये अमेरिकी साजिश ही थी ना, कोई युगंडा की साजिश तो नहीं थी। इदारे भी तो बापदा नहीं होंगे ना, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रू जो है उसका असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट, अच्छा, वो एक साइफर अब मेमो भेज रहा है, उसके अंदर इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करके पाकिस्तान के एक अदारे के को वो कहता है कि भाई फौरी तौर पे ये चीजें कर दो, ये हुकूमत हटा दो। साथ ही बताता है कि जनाब तहरीक अदम एतमाद आने वाली है कल, जनाब वो अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वेल एंड गुड, ना हुई तो फिर जनाब आपके पेज भी कसेंगे, हम आपके पुर्जे भी कसेंगे, हम टाइट भी करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और फिर उसके मुताबिक पाकिस्तान के मीडिया को और सियासत को और जमहूरियत को कंट्रोल करके एक हस्ती हुकूमत के जो पाकिस्तान को, एक पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की मईशत को एक अच्छे ट्रैक जा रही थी, उसको डी ट्रैक कर दिया, मुल्क को भी, रियासत को भी, खजाने को भी, और आवाम की जिंदगी में ऐसा जहर घोला कि आवाम इस वक्त इतनी फिर रही है कि 400 लीटर आंसू और 800 रुपए किलो गम। शहबाज जी बताओ कहाँ जाए हम? वो तो क्या बात है। तो आप मुझे बताएं, नहीं, ये साजिश नहीं तो और क्या है? नहीं ठीक है, लेकिन फिर ये खान साहब क्यों बार बार कहते हैं ये न्यूट्रल का जिक्र किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं? एक सवाल ये भी तो बनता है ना, लोग सवाल करते हैं ना। ये के अंदर ये दादी वेड़ा बचाया जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम जो है ना रोती चिल्लाती फिर रही है। आज पाकिस्तान की आवाम 85 रुपए महंगा पेट्रोल, 115 रुपए महंगा डीजल, और जनाब दालें और सब्जियां और ऑयल की कीमत घी जो 300 रुपए किलो मिलता था आज 750 रुपए किलो है। 750 रुपए किलो। और गरीब आदमी किधर जाए? गरीब आदमी क्या करे? आप मुझे बताओ। साजिश नहीं है तो और क्या है? गरीबों में हम भी शामिल हैं सर। इसमें ये बात आपकी बिल्कुल बजाय, बिल्कुल आपकी बात बजाय। 84 रुपए जब आप पेट्रोल की फी लीटर कीमत में इजाफा कर देते हैं तो उसके बाद तो फिर बचता नहीं है। और आज शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं
मजीद सख्त फैसले करने पड़े तो हम जरूर करेंगे। और इतनी ही मासूमियत से मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं अगर पेट्रोल की कीमतें कम हुई ना, गालिबन $112 थी कीमत जब ये लोग आए थे, कम हुई, खुशकिस्मती इनकी कुछ 107 पर आ गया, अब दोबारा से 108 109 की तरफ जा रहा है, 110 की तरफ टच कर रहा है। ये इनकी खुशकिस्मती थी, थोड़ा कम हो गया, लेकिन कह रहे हैं कि अगर कम हुई तो देखेंगे, कंफर्म नहीं है कुछ। अब ये बताएं, डॉलर महंगा होता है, इनका कुछ जाता नहीं है, आवाम के पल्ले कुछ रहता नहीं है। और ये तो एक रुपया डॉलर महंगा हो जाए ना, 1 रुपया, तो इनकी दौलत अरबों रुपए में जरा बढ़ जाती है, अरबों रुपए में। जो डॉलर्स के जो अकाउंट्स है ना, जो इनके पास डॉलर्स का पैसा है, जो दौलत है, ये घर बैठे बैठे 1 रुपया कीमत महंगी होती है और ये 1 अरब से लेके 10 अरब रुपए घर बैठे कमा लेते हैं। इनका जाता कुछ नहीं, आवाम के पल्ले रहता कुछ नहीं है। ये कहते हैं ना अब वजीर आजम के बेटे भी टैक्स देंगे, अब मुफ्ता इस्माइल भी टैक्स देगा, और तुमने सवा देना है। तुम्हारे टैक्सों की अगर पूरी तारीख पिछले 30 सालों की उठा के देखे ना, ये दवाएं दो कि कुछ मीडिया विजिलेंट हुआ, कुछ 2010 को इमरान खान जो है ना वो एक पावर के तौर पे इस मुल्क में आ गया, वरना इस खानदान का जो टैक्सों का मामला था ना, वो 2000 से लेके 5000 से ऊपर कभी नहीं गया। अच्छा चौहान साहब ये बताइएगा, मैं ये मानता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 ही लोग हैं और बेसिकली जमात में एक है, आप हैं गालिबन ना, इसके अलावा और कोई बंदा नहीं है, और कोई बंदा नहीं है। चौहान साहब होते हैं जिनके पास अंदर की खबरें होती हैं, और शेख रशीद साहब आपके क्योंकि इत्तेहादी हैं, इस वजह से आप लोगों के पास होती हैं। सर ये बताइएगा, इस्लाहात के बाद इलेक्शन की बात की गई थी, इलेक्शन करवा देंगे, इस्लाहात करने पर एकदम से यू टर्न लिया, फिर कहने लगे अब मुद्दत पूरी करेंगे। क्या आप लोगों ने क्या किया ऐसा? बिल्कुल ठीक फैसला था खान साहब का, थोड़ा सा इनको फ्री दिया, ये एक्सपोज हुए। हमारी तरफ से मुद्दत पूरी करें या इद्दत पूरी करें, ये जो मर्जी करें, लेकिन इनके पल्ले रुपये, जगहसाई, मुआशी बेहयाई के अलावा पल्ले कुछ नहीं आना। अच्छा, आप देख लीजिए अगला 1.5 महीने के बाद ना पूरी पाकिस्तानी कौम हाथ में जो ना वो डंडा लेके कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा आगे पीछे देखे तो उनकी सरबराही करेंगे आप, आगे चलेंगे आप उनके? क्या कहा आपने? आपने कहा ना 1.5 महीने बाद सारे लोग बाहर निकले हुए होंगे, तो आप लोग उनकी सरबराही करेंगे एहतजाज की? जनाब हम मैदान में हैं, और झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश ऊम है कि शाही बनाता नहीं आशियाना के मज़दाक। इमरान खान साहब मैदान में है, वो छोड़ेंगे नहीं, इनको मारेंगे चुन चुन के। वो ऐड देखते हो ना, मारने वाला। अच्छा, चूंकि अभी इतवार को एहतजाज हुआ ना, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एहतजाज था, हमने इसको कवर किया, अक्सर लोगों ने बड़ी तारीफ की ऐसे एहतजाज की। और सियासत को मारेंगे। अच्छा चौहान साहब, ये अभी जो एहतजाज हुआ ना उसको हम लोगों ने कवर किया, बड़ा जबरदस्त किस्म का एहतजाज था, और अपनी नौयत का दिलचस्प एहतजाज इसलिए था कि सरबरा कोई नहीं था बाहर। खान साहब ने भी ऑडियो लिंक के तहत ही खिताब किया था, वीडियो लिंक के तहत, लेकिन कुछ लोगों का ये एतराज था कि खान साहब बाहर निकले, और आप लोगों को पता है मोबिलाइज आप लोग करते हैं, खान साहब बाहर निकलेंगे तो जितनी आवाम है उससे 3 गुना ज्यादा होगी। कब इरादा है बाहर निकलने का सर? इंशाल्लाह ठीक होगा। अभी ये वार्म अप प्रैक्टिस होती है ना, वार्म अप प्रैक्टिस, ये वार्म अप प्रैक्टिस इंशाल्लाह, इस वार्म अप प्रैक्टिस जरा ये दिन ब दिन बेनकाब भी हो रहे हैं। अभी तो जो आखिरी इन्होंने में इजाफा किया था ना आज से 5-6 दिन पहले, उसका इम्पैक्ट 3-4 दिन बाद फुल फ्लेज आना है। और साथ ही अगले दिन बाद इन्होंने 1 जुलाई को फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें महंगी कर देनी है, और जो फिर एक अजाब अलाई इस मुल्क के अंदर आवाम के सरों पे मुसल्लत पहले तो हो चुका है और बढ़ेगा। तो आप देखिएगा, आवाम ने इनको कोई जनाब दुआएं तो नहीं देनी, इनको झोलियां उठा के बदवाएं देनी है, और बदवाएं जब नाइज होंगी, जब वो अमली शक्ल इख्तियार करेंगी, तो वो इनकी हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक की सूरत में जनाब उसकी मैनिफेस्टेशन होगी। लेकिन सर पाकिस्तान की तारीख कुछ इस तरह की भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर खत्म हुआ, 2013 में नून लीग की हुकूमत बनी, उन्होंने कहा यार खजाना खाली करके चले गए, उनकी हुकूमत खत्म हुई, आप 2018 में आप लोगों ने कहा खजाना खाली करके चले गए। गो कि आप लोगों ने मेहनत काफी की, आपने गाड़ियां जो थी उनको नीलाम किया, भैंसों को नीलाम किया, आपने कोशिश काफी की, लेकिन IMF के बगैर गुजारा था नहीं। अब ये लोग आए कह रहे हैं आप लोगों ने खजाना खाली कर दिया है, अब ये लोग जाएंगे, लेट्स सी अगर आप लोग आ जाते हैं फिर भी आप ये करेंगे? सलमान 3 मिनट बोलना मत। अगर 32 अरब डॉलर एक्सपोर्ट लेवल लाना जो पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में नहीं है, 32 अरब डॉलर होता है, अगर खजाना खाली करना तो इनकी अकल पे मातम करो। अगर 31 अरब डॉलर का फॉरेन रेमिटेंस जो पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हासिल नहीं हुआ, अगर ये खजाना खाली करना है तो इनको 76 मांगो। अगर भाईजान 6% आपका ग्रोथ रेट लाना जो पिछले
10 सालों का सबसे बेहतरीन था। अगर ये खजाना खाली करना है तो इनकी अकल पे माफ करो। अगर जनाब 100 के बजाय 6200 डबल आपने जनाब टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया इस 21-22 में, पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में कभी 36 से ज्यादा नहीं हुआ। हमने 6200 अरब टैक्स इकट्ठा कर लिया। अगर ये खजाना खाली है तो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। अगर भाईजान 4.4 ग्रोथ रेट जो पिछले 20 सालों में कभी नहीं मिला, ये हासिल करना खजाना है तो अल्लाह इनको हिदायत दे। अगर आपका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट 7.2 जो पिछले 20 सालों में नहीं मिला, ये खजाना खाली करना है तो अल्लाह इनको अकल दे। अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.6 पिछले 20 सालों में पहली दफा सबसे हाई, अगर ये खजाना खाली करना है तो अल्लाह पाक को हिदायत दे। और हिदायत इनको फिर नहीं मिलेगी, हकीम लुकमान भी इनका इलाज नहीं कर सकता। अगर इन तमाम फैक्ट्स कि जो इन्होंने अपने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर पेश किया है, ये फयाज चौहान या इमरान खान बनी गाला से या पीटीआई के दफ्तर से बना के नहीं लाया। इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि पिछले 21-22 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये गोइबल्स की और जनाब मैकावली की सियासत करने वाले ये 2 नंबर और करप्ट सियासतदान, मनी लॉन्ड्रिंग के और इसके दिलदादा सियासतदान, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या पूरी कौम के पे जाना वो बेवकूफ लिखा हुआ है? शर्म आनी चाहिए। बातें करते हुए खजाना खाली था, भरा हुआ खजाना देंगे। सर 3 मिनट हो गए, इजाजत है बोलने की सर थोड़ा सा, अब क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, इस वजह से मैं आपसे 1-2 सवाल और करना चाह रहा हूं। चौहान साहब ये बताइएगा, सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गिरद जो है ना घेरा मजीद तंग किया जाएगा। शाह साहब भी ये बात कह रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात 17 तारीख को होंगे। पंजाब की सियासत को आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? कह रहा है 18 सीटें मिलेंगी, 2 सीटें पीटीआई को मिल जाएंगी, 18 सीटें नून लीग ले जाएगी। फिर किस तरह से पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएंगे? अगर ये रिजल्ट आया अच्छा तो फिर पाकिस्तानी कौम हंसेगी ना इस रिजल्ट पे। आप क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं, मैंने आज से 7-8 दिन पहले भी खान साहब को मीटिंग के अंदर बताया था कि 14 उन्होंने बनाई हुई है। 14 क्या? और ये सीटें बना कोई अदारा सूबे का जिसको ये इस्तेमाल नहीं कर रहे रिगिंग के लिए। अच्छा, प्री पोल रिगिंग, ठीक है। कोई अदारा नहीं छोड़ा जिसको ये इस्तेमाल करके ये रिगिंग ना कर रहे हो। और इनके लिए तो होता है ना, हमजा शहबाज वजीर आला इब्ने वजीर आजम, उसको बचाने के लिए आगे थोड़ी इलीगैलिटी और गैर कानूनी और गैर आईनी हरकत हुई है जिसको लेके हम लाहौर हाई कोर्ट केस लेके गए हैं, लेकिन वहां से हमें नहीं मिलती। सर मैं ब्रेक पे जाना चाह रहा हूं, लेकिन एक जल्दी बता दीजिएगा आपको कितना लग रहा है, कितनी सीटें निकाल लेंगे सर? फिर मैं बस प्रिसाइजली मर्जी धांधली करने इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे, मतलब 20 की 20 सीटें लेंगे। चलें, थैंक यू सो मच भैया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फाहमिदा मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगी और साथ खोड़ो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर फहमिदा मिर्जा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा GDA की इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फहमिदा मिर्जा साहबा आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। बताइएगा खान साहब ने जब कौमी असम्बली से जाने का फैसला किया था तो आप लोगों ने बातचीत वगैरह की थी, कुछ मनाया था उनसे कि क्या नहीं आपको जाना चाहिए, बातचीत इस तरह की हुई थी कोई? सॉरी, एक तो पहले ये बात मैं करेक्ट कर लूं कि आपने कहा आगे भी इत्तेहादी रहने का इरादा है, तो बिल्कुल ऐसी कोई वो नहीं है। इट विल डिपेंड, जाहिर है कि जो सूरत हाल होगी हम उसके मुताबिक करेंगे और वो पार्टी के लेवल पे ये फैसला होगा, तो ऐसी कोई डिसीजन नहीं है। पहली चीज मैं क्लियर कर लूं। दूसरा, आपने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के लिए कुछ कहा। जी, मैंने कहा कौमी असेंबली से जब आप लोगों ने इस्तीफा पीटीआई वालों ने दिया था, आप उनके अहम इत्तेहादी है ना, आप लोगों ने समझाया, उनसे बातचीत वगैरह हुई आपकी कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई इख्तिलाफात थे, कोई बातचीत हुई, आपने कहा कि वापस आना चाहिए आप लोगों को? देखिए, मुझे इल्म नहीं है कि वो ज़मीनी इलेक्शंस में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि असेंबली में आने का, बिल्कुल मैंने बात की थी और उस वक्त जब ये मेंबर्स डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उनको क्लियरली कहा था कि आई डोंट बिलीव इन दिस, कि हम ये कोई जगह छोड़ें या स्पेस छोड़ें अपनी, जो भी है जिस तरह हुआ है, लेकिन बहरहाल हमें उसके लिए एहतजाज पार्लियामेंट में बैठ के करना चाहिए और इसीलिए GDA का फैसला यही था कि वो पार्लियामेंट में आके और वहाँ पे अपना भरपूर एहतजाज करेगी और जो जो
कमजोरियां हैं हुकूमत की वो भी सामने लाएंगी, और जहां उनकी पॉजिटिव होगा। आपको क्या लगता है, फहमीदा मिर्जा को क्या लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का असेंबली से इस्तीफे देना, कौमी असेंबली को छोड़ना मुनासिब फैसला था, सही फैसला था या नामुनासिब था? जी देखिए, अब क्योंकि ये एक पार्टी का अपना इंटरनल फैसला है और उनकी क्या वजूहात थी वो बेहतर समझ सकते हैं। मेरी नज़र में मैं बिलीव करती हूँ कि पार्लियामेंट में अंदर आके और अंदर हमारा एहतजाज होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल की बात कर लेते हैं। कुछ महंगाई की सूरत हाल पर आप क्या कहेंगी? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कुछ बेहतरी आ सकती है, अगर IMF ने मजीद रखना नहीं डाला तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। आपको नहीं लगता खान साहब के दौर में महंगाई कम थी, अब महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? जी देखिए, मैं बहुत ये नारे सुनती रही और हमेशा यही कि जी IMF का बजट, IMF का बजट। तो एक तो ये जाहिर है कि ये इन्होंने घुटने टेक दिए हैं बिल्कुल IMF के सामने, और वो इनको बार बार डू मोर कर रहा है। और अभी एक ड्राफ्ट है जो MEFP कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, जो पॉलिसी प्लान वो देंगे अपना, वो इनका ये ड्राफ्ट देंगे, फिर ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई डोंट नो कि अभी ये क्या हम बजट डिस्कस कर रहे हैं, ऐवानों में क्या डिस्कस हो रहा है, जबकि सारा बन के ही वहाँ आना है और नजरें ही सारी। खान साहब जो बयान दे रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक करती हैं? पहले तो वो कहते थे कि जनाब ये साजिश हुई है, साजिश की वजह से हुआ है, लेकिन फिर इदारों के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आपकी जमात या आप लोग उनके ख्यालात से एग्री करते हैं? आपको लगता है इन फ्यूचर भी इन ख्यालात को लेके, जो इदारों के हवाले से वो बात कर रहे हैं, इन ख्यालात को लेके इन फ्यूचर आप लोग उनके इत्तेहादी रहेंगे? देखिए, एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि एक क्लियर है कि हम एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक पार्टी हैं। उनके बहुत से अलाइज थे जो कुछ हुकूमत पे बैठ गए और कुछ अपोजिशन में बैठ गए। उसमें आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि कोई हम अभी भी इत्तेहादी हैं और आगे भी इत्तेहादी रहेंगे? ऐसी कोई चीज नहीं है। जब तक कोई पार्टी के लेवल पे इस चीज पे थॉरली डिस्कशन नहीं होती तब तक हम नहीं कर सकते। बहरहाल हर पार्टी के अपने मौके हैं, और जिन्होंने पहले जो पार्टी दूसरी बाहर थी वो भी इसी तरह बातें कर रही थी, सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इसी किस्म के कमेंट्स आ रहे थे, नाम ले लेके किया जा रहा था, आज ये कर रहे हैं। तो बहरहाल इनका, क्योंकि वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अंदर की पॉलिसीज हैं, एज फार एज वी आर कंसर्न वी फील के इदारे आज वाकई कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई है। और उस लिहाज से उसको एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि सबको लेके टेबल पे बैठें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सबकी नुमाइंदगी हो और एक कंसेंसस के साथ एक ऐसा हल निकाला जाए जिसको मैं तो कहती हूँ कि किसी नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है कि क्योंकि इतने बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त जो शायद लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। मैंने तो आज पार्लियामेंट में भी यही बात की कि हम सब डिनाइल में हैं, हम सिचुएशन को देख ही नहीं रहे हैं कि जहां इकोनॉमी जा रही है, जहां आपकी सिक्योरिटी की सिचुएशन जा रही है, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है। आज अगर 2.5 लाख रेफ्यूजीज आपके पास दोबारा आ गए हैं तो एक ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और हम देख रहे हैं कि जो मुझे फियर है कि जी इससे जो पहली हम गुर्बत और इकोनॉमिक जो चैलेंज है कि इससे और हमारे मसाइल बढ़ेंगे और ज्यादा सूरत हाल खराब होगी। तो इसको बैठ के किस तरह एड्रेस करना चाहिए, जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड नहीं होंगी। लेकिन आपने आज खिताब में चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी। ये चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी गालिबन 2004 में भी हुआ था, आपको याद होगा। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा उससे बाहर थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुआ था। लेकिन जनाब ये बताइएगा, इस वक्त आप कह रही हैं कि जनाब चार्टर्ड ऑफ जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी का जिक्र शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त तमाम जमातें शायद बैठने को तैयार नहीं है। उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि आए, बैठें, बात करें और इकोनॉमी को बेहतर करते हैं। आपको लगता है हुकूमत लीनियंसी का मुजाहरा करती है, सबको बुलाती है, लेकिन जो अपोजिशन में बैठी जमातें होती हैं वो चाहती ही नहीं है कि हम इस तरह के किसी अमल का हिस्सा बने कि हमसे हुकूमत को फायदा हो जाए? देखें, सबसे पहले तो जो जाहिर है कि अगर इतनी इस वक्त पोलराइजेशन है
तो चाहे चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहें या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहें, उसके लिए मेरी नजर में ये है कि इदारों को अब सबको बिठाना पड़ेगा साथ में, सबको लेके बिठाना पड़ेगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेके बिठाना पड़ेगा, और जो मसाइल हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के उसको देख लें, क्योंकि जब तक इस चीज को एड्रेस नहीं किया जाएगा मेरी नजर में हम और जो इस वक्त तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है कि जनाब हमें जो है इलेक्शंस की डेट चाहिए, मौजूदा हुकूमत वो देती हुई नजर नहीं आ रही। और पूरे सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है अगर वो सड़कों पर आते हैं, जैसे कि वो पहले भी आए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने धरना कॉल ऑफ कर दिया था, लेकिन दोबारा आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि गैर यकीनी की सूरत हाल में मजीद इजाफा होगा? यकीनन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो आपके सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स इस वक्त बेहतर थे, या अब जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता IMF अपनी डिक्टेशंस वो कर रहा है, अगर कौम पूरी एक साथ होती है तो कोई भी आपको इस तरीके से डिक्टेशंस नहीं दे सकता। तो मेरी नजर में अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है तो आपको ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एड्रेस करना पड़ेगा। फहमीदा मिर्जा इलेक्शंस कब होते हुए देख रही हैं? देखिए, अगर अब क्योंकि मैं कह रही हूँ बार बार इस चीज पे कि सबको साथ में बिठाया जाए, और जहाँ वहाँ पे हल निकलना चाहिए और उसके मुताबिक फिर डेट आए। लेकिन इस वक्त जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, और जिस तरीके से अभी मैं देख रही हूँ कि इलेक्शंस में जो हाल बन रहे हैं कि कतई ECP भी शायद प्रिपेयर्ड नहीं है, या ये कि जो इलेक्शंस अगर हमने फेयर या ट्रांसपेरेंट की तरफ जाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज का इनपुट के साथ हम इस तरह रिफॉर्म्स लाएं कि जो सबको एक्सेप्ट चले। और नैब की तरमीम पर आपका क्या इत्तेफाक है? एग्री करेंगी या डिसएग्री करेंगी? जिस तरह के नैब के कवानीन में तरमीम की गई है और एक तरीके से इसको बिल्कुल इस तरह से बना दिया गया है कि अब किसी की करप्शन पकड़ में आएगी नहीं, तो आप इससे एग्री करेंगी? सारी सूरत हाल से हुकूमत के साथ हैं, उनके मुखालिफ हैं? और जो मैंने आज अपना ओपिनियन भी दिया है फ्लोर पे, उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें, क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्पीकर थी तो हमारी कोशिश होती थी कि सारी अपोजिशन को भी साथ लिया जाए और एक ऐसी कमेटी हो, सबकी नुमाइंदगी हो, जहां वो पहले लेजिस्लेशन उस जो भी है कि उसको डिस्कस करे, प्रॉपरली डिस्कशन हो, फिर अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता था तो वो मेजॉरिटी से होता था, नहीं तो मोस्टली बिल्स वर पास्ड यूनानिमसली। ज्यादा करके हमारे कंसेंसस के साथ हो जाते, पार्लियामेंट में लाना चाहिए था और सबसे बहस कराने के बाद उसके बाद उसको मंजूर कराना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ये बताइएगा, आप स्पीकर रही हैं सब माजी की और मैं ऑनेस्टली आपका मद्दार हूं, बहुत अच्छे तरीके से आपने हाउस चलाया है, लेकिन मुझे बताइएगा फवाद चौधरी साहब एक प्रोग्राम के अंदर ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान इलेक्शन डेट पर एग्रीमेंट हो गया था लेकिन बाद में वो चीज़ें खत्म हो गई थी। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही है ना हुकूमत की, लेकिन मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं कि आपका सियासत में एक बड़ा नाम है, तो ये खबर अगर होगी तो आपसे छुपी भी तो नहीं होगी, तो आप समझती हैं ऐसा हुआ था कुछ? जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, एंड क्योंकि मेरी नज़र में जो खवातीन का काम होता है उसे बड़ी खूबसूरती से दबा दिया जाता है बजाय इसके कि वो हाईलाइट किया जाए, और आपके मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इट वाज अ बिग चैलेंज, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं आप जैसे और लोगों से सुनती हूँ तो मेरे लिए ये बड़ी हौसला अफजा बात है। दूसरी चीज़ आपने कही, देखिए ये बिल्कुल एक पार्टी के, दो पार्टीज के बीच की बात थी, उससे आई एम नॉट अवेयर कि ऐसी कोई बात हुई हो, क्योंकि इनकी अपनी एक कोर कमेटी थी, उस कोर कमेटी में वो डिस्कस किया करते थे, हम एक अलायंस थे और हम एक ओवरऑल पॉलिसी का हिस्सा होते थे कैबिनेट में, और जो ऐसी चीजें कैबिनेट में लाई जाती थी उसके में इल्म जरूर होता था, लेकिन उसके अलावा ये अगर कोई दो पार्टी के बीच में कोई डिसीजन हुआ था तो उसका नाराज हो गए। मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप लास्ट टाइम जो है वो इत्तेहादी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की और एक अहम इत्तेहादी थे, तो क्या आपने कभी इख्तिलाफ किया? आपको लगता है
खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गलतियां की और उन गलतियों की निशानदही आपने कभी की? आपको क्या लगता है कौन सी गलती से खान साहब की हुकूमत चली गई? क्योंकि अक्सर वो कहते थे कि जनाब मैं एनआरओ नहीं दूंगा, नैब के केसेस बन रहे होते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, कौमी असेंबली में खान साहब नहीं आते थे। ये एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती थी कि खान साहब हमेशा ये तनकीद किया करते थे कि आना चाहिए वज़ीर आज़म को, और जब वो खुद वज़ीर आज़म बने तो फिर कौमी असेंबली में बहुत कम आते थे। आपने इस पर कोई इख्तलाफ किया, तनकीद की? जी बिल्कुल होते थे, और मैं इसके लिए बहुत दफ़ा मैंने कैबिनेट में भी मैं आवाज़ उठाती थी, और बिल्कुल उनको पार्लियामेंट में आना चाहिए था, और उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि सूबे सिंध में आना चाहिए था। अच्छा। और पार्लियामेंट खास तौर पे क्योंकि वो अहमियत और वो प्रेजेंस उनकी प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़रूरी होती है, और हम सब यही कहा करते थे कि उनको आना चाहिए था। और यकीनन एक फर्स्ट टाइम होती है तो बहुत सी वीकनेसेस थी, और जो चीज़ एक होना चाहिए था एलाइज और हम सब के कंसेंसस से शायद उस तरीके से वो बातें नहीं हो सकी। और डेफिनेटली देयर वर चैलेंजेस, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, खासतौर पे इकोनॉमी का चैलेंज बहुत बड़ा था। हर जाने वाली हुकूमत जो है वो आने वाली हुकूमत के लिए लैंड माइन्स ठीक है, मुश्किलात पैदा करती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फहमीदा मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक आएंगे तो निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी मजीद बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। निसार खोड़ो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, फवाद चौधरी साहब एक बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब आप लोगों के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप लोग यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुआहदा हो गया था इलेक्शन करवाने का, फिर पता नहीं क्या हुआ, आप लोगों ने मना कर दिया। ऐसा कोई मुआहदा हुआ था? आप की इतलात में है? तस्दीक करेंगे इस चीज़ की, इत्तेफाक करेंगे? पहले तो मैं फवाद चौधरी पर एतबार करूं क्यों? पहले मैं फवाद चौधरी पर ये एतबार करूं क्यों कि उनकी बात सच होगी। अच्छा, अगर ये ऐसी बात थी तो उस वक्त क्यों नहीं कही? किस वक्त? जब ये बातें चल रही थी कि जी हमें मैसेज आया तो यूं करो और उसने मैसेज भेजा तो यूं ना करो, तो उस वक्त क्यों नहीं बताते? अच्छा, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी के साथ इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? ठीक है, क्यों नहीं दिखाया कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में बातचीत करके इस मसले का हल निकाल कर सकते हैं? ठीक है। फवाद चौधरी से पूछा जाए कि आपने इस सियासत को इतना रिजिड बना के और इतना पोलराइज क्यों किया कि एक दूसरे से बात करने से भी कतराए गए, एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी गए। पार्लियामानी जमहूरियत में तो बात करते हैं, ठीक है, लॉबीज बनती हैं, बिल्स पर डिस्कशंस होती हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश होती है, सियासी पार्टियां हैं, उनको उस तरह से अप्रोच किया जा सकता था। ये उन्होंने क्यों नहीं किया? अपोजिशन हुकूमत की गुलाम नहीं होती। कल को इमरान खान वाली पार्टी अगर आके बैठेगी असेंबली में तो वो गुलाम की हैसियत से नहीं बैठेगी। अच्छा, तो ये बातें अब कहने के क्या मतलब है? फायदा नहीं। अब कहने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि आपके मुज़ाकरात तो हुए नहीं और कौम को पता नहीं। एक और बयान का जिक्र कर देता हूं, आप बता दीजिए उसमें सच्चा। वो एक और बयान में कहते हैं कि जनाब जब उनसे पूछा गया कि क्या मामलात हैं, क्योंकि इदारों के हवाले से बात ज्यादा करते हैं, तो उन्होंने प्रिसाइजली बोला कि इस्टेब्लिशमेंट पहले इधर थी अब उधर हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा ही समझ लें। उनसे जब सवाल किया कि इसका मतलब है कि जनाब पहले इधर थी उधर थी, न्यूट्रल नहीं थी। तो न्यूट्रल नहीं है, इदारे न्यूट्रल नहीं है जिनका जिक्र करते हैं खान साहब बार बार। देखें, अगर आप सियासत की बात करते हो, उसूल की बात करते हो, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए। ये सियासी लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं असेंबली में, उनकी सियासत को समझना चाहिए। अच्छा, हम कोई एक हफ्ता पहले सोच नहीं रहे थे कि जी हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। हम तो पहले सोच रहे थे। अच्छा। हमने तो पिछले साल भी कहा था लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। पीडीएम उस वक्त तैयार नहीं हो सकी और वो बात रुकना पड़ गया और हम वो एक साल पोस्टपोन करना पड़ा लॉन्ग मार्च का। फिर पहले उससे पहले भी कोशिश हुई थी
जब हमारे दोस्तों ने हमें कहा कि भाई बहुत जल्दी है, इससे बहुत जल्दी जो है वो असर ठीक नहीं होगा, इसको चलने दें, इससे थोड़ी सी गलती हो जाती है तो वो उसके गले में पड़ेगी, जो इन्होंने की 3 साल। हम अगर जल्दबाजी करते तो कहते जी हमारे पास पड़ी पता नहीं कितनी उजलत पड़ी हुई है, हमें पता नहीं कितना शौक पड़ा है हुकूमत में आने का। लेकिन जब 3 साल तक लोगों के सर तक पानी आ गया। सर कथा कलामी की माफी, क्योंकि सर मुझे टाइम कम है, आपसे मजीद बात भी करूं, जल्दी आपसे सवाल करूं। सर बताइएगा, वजीर आजम साहब ये कह रहा है IMF से मुआहदा अगर मतलब हो ही गया है, लेकिन अगर कोई रखना ना डाले, कोई नई शर्त ना, महंगाई पे भी आप लोगों का है, और फिर दुनिया में ये बातें हो रही है, पाकिस्तान में बातें हो रही हैं कि दुनिया आप पर भरोसा नहीं कर रही, ना चीन ना सऊदी अरब, कोई भी 2 ममालिक आप पर भरोसा नहीं कर रहा और पैसे नहीं दे, क्योंकि आप लोगों का जो ये जमात है जो इस वक्त हुकूमत में है बहुत ज्यादा जमातों पर मुश्तमिल है। जनाब आली इमरान खान की हुकूमत भी सिंगल पार्टी हुकूमत नहीं थी, उसकी मेजॉरिटी नहीं थी असेंबली में, उसको 3-4 जमातों ने मदद की तो वो हुकूमत बनी, वो भी इत्तेहादी हुकूमत थी। ठीक है, उस इत्तेहादी हुकूमत ने कौम को लड़ाने की कोशिश की। हमारी इत्तेहादी हुकूमत हो सकता है कौम को जरा इकट्ठे करने की कोशिश करने दो उसको। इत्तेहादी दोनों जमातें थी, इमरान खान को ये बड़क नहीं माननी चाहिए कि उसकी सिंगल पार्टी हुकूमत थी, कतन नहीं थी, वो भी किसी न किसी की वजह से था। सही है, ठीक है, समझे जनाब? ठीक है। तो आज इत्तेहादी हुकूमतें जमहूरी मुल्कों में बनती हैं। अच्छा, बनती कोई नई बात नहीं है कि इत्तेहादी हुकूमत क्यों बनी। 2008 में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत भी इत्तेहादी हुकूमत थी। चलें सर, क्योंकि टाइम की किल्लत है, एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं, कब देख रहे हैं इलेक्शंस अपने टाइम पर ही होंगे? क्यों नहीं हूं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। हमने पहले 5 साल पूरे करके अवाम का एतमाद बढ़ाया। सही है कि अब जी कोई तीसरी पार्टी नहीं आ रही हुकूमत में। अवामी है जो वोट देंगे, ठीक है, अवामी है जो कामयाब और नाकाम करेंगे। ठीक है, अगर तीसरी असेंबली भी अपना टर्म पूरा करती है, सही है, तो उसमें बुराई नहीं है। बुराई नहीं, अच्छा ही आप ये कह रहे हैं जनाब टाइम पूरा करने की। मेरा टाइम सर थोड़ा सा यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा इसी का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं माजरत करूंगा। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे निसार खोड़ो साहब। लेकिन एक और मसला है जिसकी तरफ निशानदही करना काफी जरूरी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर से तेजी से इजाफा होने लगा है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 2.14% रिकॉर्ड की गई है, जबकि मुल्क के सबसे बड़े शहर यानी शहर कायद कराची में कोरोना वायरस के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 21.23% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक मरीज का इंतकाल भी हुआ है, 268 नए केसेस रिपोर्ट भी हुए और पाकिस्तान कोरोना केसेस के हवाले से इस वक्त दुनिया में 50वें नंबर पर है, जहां अब तक 30,385 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इसके कुल मरीजों की तादाद 15,0738 तक जा पहुंची है। तो जनाब कोरोना का एक नया वेरिएंट फिर से सर उठा रहा है, तो अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही। कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।